अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। राइट। तो एंटीबॉडी बतला दिए थे कि एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 20% जो होता है एंटीबॉडी है। 20% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, राइट। एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता, राइट, जिसमें से दो आइडेंटिकल हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन और दो आइडेंटिकल लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो नाम से ये हेवी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। ये लाइट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे, इसमें अमाइनो एसिड कम होंगे। तो हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन को किससे इंडिकेट करोगे? H से। और इसको किससे करेंगे? L से। इसलिए एंटीबॉडी को या चारों पॉलीपेप्टाइड चेन को किससे इंडिकेट करेंगे? H2L2 से। दोनों हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन सेम साइज के हैं और दोनों लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं? सेम साइज के हैं। एक अब नेक्स्ट, यही देखो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का एंटीबॉडी बना होता है, जिसमें ये क्या है बोलिए? हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है देख के ही समझ गए होगे ये क्या होगा? लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एंटीबॉडी का ये पार्ट, ये जो स्टैंड के रूप में है, इसको क्या कहते हैं? स्टेम।
इसको क्या कहोगे? स्टेम, राइट। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कह सकते हैं? बोलिए, आर्म, राइट। अब तुम ही देख के बतलाओ कि जो स्टेम है वो हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है कि लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है कि दोनों का बना हुआ है? स्टेम क्या है? ओनली मेड अप ऑफ हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन। स्टेम ओनली मेड अप ऑफ of हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये आर्म जो होंगे ये क्या है? हेवी का भी और लाइट दोनों का बना होगा। H+L पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों के बने होते हैं, कोई डाउट? अब यहां पर देखो कि हेवी और क्या कहते हैं, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दो एरिया होता है। एक एरिया जो होते हैं उसमें जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं या जो अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन है तो बना होगा किसका? अमाइनो एसिड का। इसके जो एरिया है, यहाँ पर की जो एरिया है दोनों में, उसमें अमाइनो एसिड जो है वेरिएबली प्रेजेंट रहता है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं होता है। इस दोनों रीजन्स को, यानी हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन का वह भाग जिसमें अमाइनो एसिड कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम भी रीजन्स या वेरिएबल रीजन कहते हैं। उसको क्या कहोगे? वेरिएबल रीजन। और वह भाग जहां पर अमाइनो एसिड कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं, राइट, उसको हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। इस रीजन को क्या कहोगे? वेरिएबल रीजन। और इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट रीजन, राइट। इस तरह से देखिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन में वेरिएबल रीजन होते हैं और कांस्टेंट रीजन होगा। ये सभी जो भाग देख रहे हो ये सब के सब भाग क्या होंगे? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन को एफसी भी कहते हैं। कांस्टेंट रीजन ऑल्सो कॉल्ड एफसी रीजन। एफसी रीजन, एफ फॉर क्रिस्टलाइज, यानी इसको हम क्रिस्टलाइज फ्रेगमेंट भी कहते हैं, राइट। यहां पर भी हम लिख सकते हैं ये क्या होगा? ये एफसी हो गया। ये हेवी चेन का ये सभी क्या हो गया? एफसी रीजन्स हो गया, यानी कांस्टेंट रीजन ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलाइज रीजन। और वेरिएबल रीजन को एफ ए बी और एफसी रीजन्स को, सॉरी भी रीजन्स को एफ ए बी रीजन्स ऑल्सो कॉल्ड एफ ए बी रीजन, यानी एंटीजेन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। एंटीजेन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, इसको क्या कहोगे? एंटीजेन बाइंडिंग फ्रेगमेंट।
यही समझो इस एंटीबॉडी का दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का यही भी रीजन या एंटीजन बाइंडिंग रीजन, नाम है एंटीजन बाइंडिंग रीजन, दोनों वेरिएबल रीजन मिल करके एंटीजन को बाइंड करता है। यानी आप याद करो इसी को क्या कहते हैं, पैराटॉप। अभी बतलाए थे जस्ट इपीटॉप को एंटीजन का, एंटीबॉडी का जो भाग रिकॉग्नाइज करता है, इंटरैक्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, पैराटॉप। यानी देख के बतलाओ एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से इंटरैक्ट कर सकता है, 2। यानी एक एंटीबॉडी में प्रायः कितने पैराटॉप होते हैं, 2 पैराटॉप होते हैं। बोलो कोई डाउट? अब एक चीज और ध्यान दो कि ये तो लाइट चेन है, ये हैवी चेन से क्या दोनों अलग अलग रहेगा तो गिर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। बोलिए, दोनों लाइट चेन और हेवी चेन एक दूसरे से कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुटे रहते हैं, दोनों एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कोई डाउट? फिर देखो दोनों हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा और आप समझिएगा। दोनों हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन पुनः बोलो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये दोनों एक एक, और दोनों हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गया, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसके अलावा देखो इसमें खुद 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हर पर एक्सटर्नली अटैच्ड भी रहते हैं। राइट? यहाँ पर कितना हो गया बोलो, 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 3 डाइसल्फाइड, 4, 5 और 6। इसके अलावा राइट, अब तुम डायग्राम देखना और ये काउंट करके बतलाना कि एक एंटीबॉडी में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आया? 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया बोलो? टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। राइट? ये 7 और ये 8 हो गया। ये 9, ये 10, 11 12 13 14 15 16। तो बोलो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ गए? एंटीबॉडी कहाँ से बाइंड करता है बोलो? एंटीजन से, पैराटॉप से। अब नेक्स्ट इसी में बतला रहे हैं, कितना बतलाए हैं हम आपको। एक एंटीबॉडी नॉर्मली कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? 16 डाइसल्फाइड
सल्फाइड बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंटीबॉडी। टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं, जिसमें एक का नाम लिख रहे हैं आईजीए। आईजी एंटीबॉडी को क्या कहते हो बोलो? इम्यूनोग्लोबुलिन। अभी लिखा है थे, ये कैसा हो गया? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। टोटल एंटीबॉडी का ये 10 to 15% होता है, राइट? यानी सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी। अभी बतलाओ, अभी जो जस्ट एंटीबॉडी बनाए थे, ठीक है, यही एंटीबॉडी था। दो चार पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ, लेकिन यह आईजी जो होता है यह डाइमर होता है, यानी 2 यूनिट एंटीबॉडी का बना होता है। जैसे अब डायग्राम से अभी बनाए थे, राइट? एक एंटीबॉडी हुआ, और अब इसमें इसी तरह बना दिए, समझ जाओगे। चलो करिए दें कहीं कंट्रोल। राइट? इसमें देखो तो कितना एक एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी, यानी इसमें टोटल कितना पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया? 8। तो ये क्या है? आईजीए डाइमर टाइप का होता है। तो डाइमर होगा तो बोलो इसमें कितना पैराटॉप्स हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ? इट हैज 4 पैराटॉप। और ये दोनों एक दूसरे से यह किससे जुटे हुए हैं? जे चेन या ज्वाइनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ज्वाइनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आया? नेक्स्ट इसका कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये कैसा हो गया? डाइमर। दूसरा, इसको सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी एंटीबॉडी। सेक्रेटरी एंटीबॉडी का कहना है जितना सेक्रीशन हो, चाहे मुख से सलाइवा निकल रहा हो, आंख से आंसू निकल रहा हो, गैस्ट्रिक जूस से गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा हो, सभी सेक्रीशन में क्या पाया जाता है? या मदर मिल्क जो है कोलेस्ट्रम, वो सभी में क्या पाए जाते हैं? आईजीए, सेक्रेटरी एंटीबॉडी फाउंड इन ऑल सेक्रीशन इंक्लूडिंग मिल्क। इसमें क्या लिख दें? कोलेस्ट्रम, राइट? और इसी एंटीबॉडी के कारण जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो माँ का दूध पी रहा है, तो 6 महीना तक वो प्रायः दूसरे डिजीज से इम्यून होता है, उसको दूसरे डिजीज के होने की संभावना कम रहती है।
राइट। कुछ बुक में 3 साल भी दिया हुआ तो लेकिन मेनली क्या है 6 ईयर्स तक, 6 मंथ्स तक बच्चा बहुत से बीमारी के प्रति इम्यून रहता है, क्योंकि माँ के दूध में क्या होते हैं IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, राइट। डायरेक्ट एंटीबॉडी माँ के मिल्क से क्या बच्चे को मिलता रहता है। एक नेक्स्ट तीसरा कैरेक्टर देखो, यह IG फीकल मटेरियल के द्वारा भी पास कर जाता है, इसीलिए IgA को कॉपरो एंटीबॉडी भी कहते हैं, कॉपरो एंटीबॉडी, राइट। IgA का नाम क्या हो गया कॉपरो एंटीबॉडी, क्यों? ऑल्सो फाउंड इन फीकल या कम आउट थ्रू फीकल डिस्चार्ज, फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल, राइट। अब दूसरा लिख रहे हैं IgD, दूसरा लिख दें IgD। IgD जो है यह लेस देन 1% होता है। IgD लेस देन 1%। यह बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर एंटीजन रिसेप्टर के रूप में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट एज रिसेप्टर, राइट। बी लिम्फोसाइट पर रिसेप्टर के रूप में मिलता है, जैसे कोई एंटीजन आया इसके कारण बी लिम्फोसाइट भी क्या होंगे एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगता है। इट इज फाउंड इन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट एज रिसेप्टर, IgD। नेक्स्ट तीसरा IgE। अब ऐसा नहीं कि हम जो IgA IgD IgE सीक्वेंस में ऐसा कौन, आपको जो याद है आप वो लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट लिख दें IgE, ये भी क्या है लेस देन 1%। यह IgE क्या है एसोसिएटेड विथ एलर्जी, राइट। एसोसिएटेड विथ एलर्जी होगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा बोलो, मास्ट सेल को या बेसोफिल सेल को, समझ ही गए होगे। इसके द्वारा किसका रिलीज हो जाएगा हिस्टामिन्स का, राइट। ये हो गया IgE। अब नेक्स्ट है IgG। IgG ये करीब 75% होगा, 75%। तो मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी क्या हुआ, एंटीबॉडी कौन हो गया IgG। ये कम्स आउट थ्रू प्लासेंटा, ये प्लासेंटा से भी क्या होगा पार कर सकता है। इट कम्स आउट थ्रू प्लासेंटा, यानी माँ से IgG क्या है बच्चे में भी आ जाता है, राइट। और यह IgG जो है कंप्लीमेंट सिस्टम के अल्टरनेट पाथवे को भी एक्टिवेट करता है। लिख दें इट एक्टिवेट्स अल्टरनेट पाथवे ऑफ
complement system. It is good opsonins. ठीक ना? It is good opsonins. ऑप्सोनिन्स कहते हैं जो एंटीबॉडी पैथोजन के मोबिलिटी को रोक देता है, पैथोजन को मूव करने नहीं देता है। ये एंटीजन से या लग करके उसके मूवमेंट को रोक देता है, जिससे फैगोसाइट या मैक्रोफेज उसे आसानी से खा लेते हैं। इसलिए जो एंटीबॉडी एंटीजन के मूवमेंट को रोकता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्सोनिन्स। इट इज ए गुड ऑप्सोनिन्स, राइट। अब लास्ट लिख रहे हैं IgM। ये जो है ये 7 to 10% होता है। IgM 7 to 10%। सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। यानी ये क्या हुआ? ये पेंटामर होता है। यानी इसमें कितना पैराटोप हो जाएगा? 10 पैराटोप। यानी आपको समझा दें, मान लो अब ऐसा ही लिख देते हैं, एक एंटीबॉडी दो एंटीबॉडी, तीन एंटीबॉडी, चार एंटीबॉडी, पांच एंटीबॉडी, 10 गो पैराटॉप होगा। सबसे पहला बनने वाला एंटीबॉडी कौन है? IgM, फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी। अफेक्टेड एरिया में सबसे आने वाला, सबसे पहले आने वाला एंटीबॉडी कौन है? IgM, फर्स्ट एंटीबॉडी टू रीच affected site, to reach affected site, right? 4 ने ये 5 होगा। इस तरह से 5 एंटीबॉडी IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। आप जिस सीक्वेंस में याद रखो, लेकिन सबका प्रॉपर्टी याद रखो। ये सब एंटीबॉडी का टाइप और स्ट्रक्चर बतला दिए। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी कैसे एंटीजन को खत्म करता है। फंक्शन of antibody, first न्यूट्रलाइजेशन। अगर मान लो ये कोई पैथोजेंस है, इसका ये क्या है? टॉक्सिक एरिया, टॉक्सिक एरिया। तो एंटीबॉडी क्या करेगा? इसके टॉक्सिक एरिया को ही घेर लेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एरिया बॉडी सेल्स में एक्सपोज नहीं हो पाता, इस तरह से इसके प्रभाव को ये खत्म कर देता है। ये क्या हुआ? एंटीबॉडी कवर्स द टॉक्सिक एरिया of
नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन के बाद दूसरा एग्लूटिनेशन, दूसरा एग्लूटिनेशन, ग्लूटिनेशन। तो जो एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन को प्रमोट करता है उस एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन। अभी जस्ट पढ़ाए थे, एग्लूटिनेशन मीन्स क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन। तो एंटीबॉडी क्या करता है? brought about surface change of antigen, so antigen clumped together, right? एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजेंस के सरफेस को चेंज कर देता है, यानी उसको स्लाइमी कर देगा, जिसके कारण सभी एंटीजन क्या होंगे? एक दूसरे से क्लम्प कर जाएगा और हमारे जो फैगोसाइटिक बैरियर्स हैं इसको आसानी से क्या होगा? इनगल्फ कर लेगा। इसी को क्या कहा गया? एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट, ऑप्सोनाइजेशन। तीसरा ऑप्सोनाइजेशन। जो एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस को कैरी ऑन करेगा उसको क्या कहेंगे? ऑप्सोनिन। अभी जस्ट पढ़ाए थे, ऑप्सोनाइजेशन मीन्स प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द एंटीजेंस। अब ये देखो, ये मान लीजिए एंटीजेंस हैं, ये मान लीजिए एंटीजेंस हैं। अब क्या हुआ? एंटीबॉडी इसको क्या किया? इससे इंटरैक्ट किया, इसके मूवमेंट को क्या रोक दिया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्सोनाइजेशन। यानी एंटीबॉडी एडहेयर विद द एंटीजन एंड प्रिवेंट्स इट्स मूवमेंट। अब इसका मूवमेंट नहीं होगा, फैगोसाइट आकर के आसानी से इसको इनगल्फ कर लेंगे। लिख दें, एंटीबॉडी adheres with antigen and prevents its mobility, right? नेक्स्ट, प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन तो समझ रहे होंगे। एंटीबॉडी क्या करता है? सॉल्युबल एंटीजन को इनसॉल्युबल एंटीजन में बदल करके बदल देता है। जब इनसॉल्युबल हो जाएगा तो फैगोसाइट ये सब उसको आसानी से इनगल्फ कर लेगा। लिख दें, एंटीबॉडी change the soluble antigen into insoluble form, consequently it may be precipitated out, right?
नेक्स्ट लिख दें लाइसिस। लाइसिस समझ ही रहे होगे, एंटीबॉडी को रप्चर कर देता है। इस तरह से आपको बतलाए कि एंटीबॉडी जो है एंटीजेंस को किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं। ये सारा फंक्शन हम एंटीबॉडी का बतला दिए, और ये सब किससे रिलेटेड बतलाए, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, राइट। अब दूसरा बच गया कौन, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब नेक्स्ट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, राइट। तो यह किसके द्वारा होता है, टी लिम्फोसाइट, राइट। तो पैथोजेन के प्रभाव में हमारा जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट, ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा और ये तेजी से डिवाइड करने लगेंगे। लिखना है प्रोलिफरेट रैपिडली, जिससे क्या बन जाएगा, टी लिम्फोसाइट क्लोन बन जाएंगे। और यह टी लिम्फोसाइट जो है कई तरह की होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन है, हेल्पर टी सेल्स। एक्स में भी समझाए थे, जितने लिम्फोसाइट हैं सबसे ज्यादा कौन है, हेल्पर टी सेल। करीब पढ़ाए थे 1100 पर क्यूबिक सीसी ब्लड में मिलता है, 8 होने पर घट के 200 हो जाता है। यही हेल्पर टी सेल्स यह साइटोकाइन बैरियर लिम्फोकाइन को प्रोड्यूस करता। अभी आपको पढ़ा रहे थे साइटोकाइन बैरियर में, जिसमें इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन और लिम्फोकाइन बतलाए थे। हेल्पर टी सेल किसको एक्टिवेट रिलीज किया, लिम्फोकाइन को। और इसके कारण क्या हुआ, यह लिम्फोकाइंस बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देगा। आप समझ ही जाओगे, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बना करके एंटीबॉडी बनाने लगेगा। दूसरा सेल्स है किलर टी सेल। किलर टी सेल तो लिम्फोकाइन क्या करेगा, किलर टी सेल को भी एक्टिवेट कर देगा, राइट। अब यह किलर टी सेल्स क्या करेगा, यह जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस में परफोरिन लाइंड पोर फॉर्म इन पैथोजेन। कई बार समझा दिए हैं, परफोरिन लाइंड पोर बना देगा पैथोजेंस में। ये पैथोजेंस हैं, उसमें क्या होगा, पोर बन जाएगा। पोर किससे बनता है, परफोरिन्स में। नेचुरल किलर सेल्स में भी पढ़ाए थे। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, टॉक्सिन भी रिलीज करता है। एक तो ऐसे भी पानी अंदर आके ब्रस्ट होगा, मर जाएगा, और टॉक्सिन के कारण भी ये क्या है, पैथोजेन जो है या एंटीजेंस जो है ये खत्म हो जाएंगे, राइट।
इस तरह से देखे कि किलर टी सेल जो हैं एंटीजन को खत्म किया। अब नेक्स्ट है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल का अर्थ क्या हुआ? मान लो बीमारी खत्म हो गया और ये प्रक्रिया चलता रहेगा, ऐसी तो बात नहीं। बीमारी जैसे खत्म होता है, सप्रेसर टी सेल हेल्पर टी सेल को की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगी, जिससे इम्यून ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होगा, रुक जाएगा। और यही जो बतलाए मेमोरी टी सेल, राइट, तो ये भी क्या बना दिया, मेमोरी टी सेल। यही पहले इन्वेजन को क्या है, याद रखता है, राइट। इसकी डेथ जो है ये बहुत दिन तक जीवित रहती है, राइट, ये बहुत दिन तक जीवित रहती है। इसलिए दूसरा इन्वेजन जैसे होगा, मेमोरी टी सेल मेमोरी बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और तुरंत बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने लगेगा, राइट। इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी हम आपको समझा दिए। कोई डाउट? तो इम्यून सिस्टम, आप लोग इम्यूनिटी सुनते होंगे, आप तो समझ गए इम्यूनिटी क्या है। तो यह जो टी लिम्फोसाइट है और जो एंटीबॉडी है, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी, राइट। इस तरह से इम्यूनिटी का ये जो मेन था, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, वो हम आपको बतला दिए। अब अभी जो हम फर्स्ट इन्वेजन सेकेंड इन्वेजन बार बार बतला रहे हैं, उसको थोड़ा हम समझा दें, जो तुमको कंफर्म समझ में आ जाए कि क्यों सेकेंड इन्वेजन को हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है और फर्स्ट इन्वेजन को क्यों नहीं न्यूट्रलाइज कर पाता है। अब है इम्यून रिस्पॉन्स। इसी को समझो, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, राइट। तो अब हम आपको बतला रहे हैं ये बतला रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसको समझो, डेज।
अब इसी को समझो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब फर्स्ट इन्वेजन हुआ, फर्स्ट इन्वेजन, मान लीजिए ये ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस पर डेज है और वाई एक्सिस पर हम ये एंटीबॉडी का क्वांटिटी एक अंदाज से लिख दिए, क्वांटिटी के रूप में क्या लिखे, माइक्रोग्राम। मान लो किसी को चिकन पॉक्स हुआ, राइट, तो देखो ये जो है ये शो कर रहा है IgM को, और ये कौन सा एंटीबॉडी है, IgG, राइट। तो चेचक का इन्वेजन हुआ, वेरिसिला जोस्टर वायरस हमारे बॉडी में इन किया। देखो करीब आधा 7-8 दिन तक, वही हम बतलाए थे, करीब 1 सप्ताह के बाद जाकर के एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट किया। कौन ने डेवलप किया, IgM, और तुरंत उसकी अमाउंट क्या हो गई, गिर गई। और IgG ये और बाद में जाकर करीब 10वां-11वां दिन जाकर के IgG बनना आरंभ किया और 14 दिन होते होते गिर गई, राइट। क्वांटिटी क्या देख रहे हो, बहुत कम है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में इसी कारण से अगर वायरस का इन्वेजन होता है तो वह हम उससे बच नहीं पाते हैं, कि पहली बार जब उसका अटैक होता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी तो एक तो बनने में 10-11 दिन लग जाता है, और बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में, जिसके कारण एंटीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोरोना में ही आप तो समझ गए होंगे, यही 14 दिन है, और कम करा दें आगे ले जाकर समझावें, राइट। तो क्या देख रहे हो, एंटीबॉडी बनने में क्या लग गया, 10-12 दिन, तब तक तो आदमी को निमोनिया होगा और उसका डेथ हो जाएगा, राइट। अब बना भी तो बहुत कम बना, और फिर देखते हो कि 14वां दिन के बाद से एंटीबॉडी तुरंत डाउन हो गया, राइट। अब देखो, लेकिन अब सेकेंड इन्वेजन मान लो हो गए, राइट। सेकेंड इन्वेजन तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या हुआ बोलो, स्लो हुआ, स्लो हुआ, नॉट सिग्निफिकेंट, उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, राइट। लेकिन अब देखो सेकेंड अगर इन्वेजन हो रहा है, सेकेंड इन्वेजन हुआ, अब तुम ही देखो सेकेंड इन्वेजन जैसे हुआ, ये कौन सा है बोलो, IgG, राइट। ये कितना तेजी से इसका प्रोडक्शन हुआ, 14 दिन नहीं लगा, ठीक है। मान लो 14वां दिन, 15वां, 16वां दिन जैसे इन्वेजन हुआ, यही लिख रहे हैं, सेकेंड इन्वेजन हुआ, जिस दिन हुआ उसी दिन क्या देखते हो, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इतना तेज हो गया कि एकदम मैक्सिमम आया, और तुरंत ये खत्म भी नहीं हो रहा, बहुत दिनों तक यह एंटीबॉडी उसी रेशियो में धीरे धीरे, ठीक है, 28 दिन के बाद घटता गया, तब वो घटेगा। एंटीबॉडी सब दिन सस्टेन नहीं करता, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, राइट। तो बोलो सेकेंड रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, बहुत एक्टिव होगा। तो सेकेंड रिस्पॉन्स एक्टिव होगा किसके कारण, चूंकि अब इस व्यक्ति के पास में क्या है, टी मेमोरी सेल, और ये क्या है, बी मेमोरी सेल, राइट। जिसके कारण क्या होगा कि जैसे इन्वेजन होगा एंटीबॉडी इतना बना देगा ये टी मेमोरी और बी मेमोरी सेल कि उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कोरोना में आप क्या सुने हो कि सेकेंड बार में भी अफेक्टेड हो गया। इसका अर्थ क्या है, इसके कारण बी मेमोरी और टी मेमोरी सेल्स का उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। एक दूसरा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी तेज नहीं हो पाया,
इसलिए दूसरा बार बीमार पड़ गया, नहीं तो दूसरे बार बीमार पड़ने की कोई क्वेश्चन ही नहीं होती, राइट। और वो तुरंत में, अभी मान लीजिए किसी को चेचक हो गया, 3 साल 4 साल के बाद फिर हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, 4 साल होते होते बी मेमोरी टी मेमोरी सेल मर गया। सब दिन तो मेमोरी सेल जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत दिन सरवाइव करता है, हो सकता है उसमें मेमोरी सेल का डेथ हो गया हो, राइट। जैसे हम लोग में स्मॉल पॉक्स का जो मेमोरी सेल्स है वो लाइफ लॉन्ग है। अब हमको कोई सूरत में ये कहते हैं स्मॉल पॉक्स का, तो चिकन पॉक्स हो ही नहीं सकता, लेकिन सबका मेमोरी सेल लाइफ लॉन्ग सरवाइव करेगा ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है इसका मेमोरी सेल जो है उतना सरवाइव नहीं कर रहा। अब तो ये समझे, इस तरह से सेकेंड रिस्पॉन्स क्या होता है, यह एन एपोलॉजिस्टिक होता है, यानी ये माप नहीं करता है, जैसे इन्वेजन होगा उसको ये खत्म कर देगा। ये क्या हो गया, रैपिड होता है, फास्ट होते हैं। एन एमनेस्टिक होता है। एन एमनेस्टिक का अर्थ ये पैथोजन को माप नहीं करता, आएगा तो तुरंत उसको खत्म कर देगा। बोलिए, इस तरह से हम आपको इम्यून सिस्टम का हर रिस्पॉन्स को समझाए। अब तुम लोग को इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ना है, तो हम अभी जस्ट इसी क्लास में हम आपको इम्यूनिटी पढ़ाते हैं। और थोड़ा पानी पी लें भाई। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं यह दो तरह का होता है, एक को एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी आप किसको कहोगे, व्हेन ए पर्सन इज एक्सपोज टू ए पैथोजन, कोई पर्सन के बॉडी में जब पैथोजन का इन्वेजन हो गया, वह पैथोजन चाहे लाइव हो चाहे पैथोजन डेड हो या वह प्रोटीन के फॉर्म में हो, राइट। तो उसके कारण हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिव इम्यूनिटी का अर्थ क्या हुआ, व्हेन द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू द invasion of the antigens, I mean to say pathogen, either living form or non-living form, right? Active immunity क्या हुआ, when antibody produced in our body due to presence of antigen यानी लिविंग फॉर्म या
नॉन लिविंग फॉर्म, लिविंग फॉर्म और dead form, right? When antibody produced in our body due to the presence of antigen, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या डेड फॉर्म में हो, तब ऐसे इम्यूनिटी को क्या कहोगे? एक्टिव इम्यूनिटी, राइट? यह एक्टिव इम्यूनिटी जो है यह भी दो प्रकार की होती है। एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। अब नेचुरल क्या हुआ? जब पैथोजन का इन्वेजन नेचुरली हमारे बॉडी में हो, इंड्यूस्ड करके पैथोजन को एंट्री नहीं किया जाए, तब ऐसे एक्टिव इम्यूनिटी को क्या कहिएगा? नेचुरल। यानी व्हेन invasion of antigen occurs naturally in our body, that causes production of एंटीबॉडी। एक्टिव समझ गए हो कि जब हमारे शरीर में ही एंटीबॉडी बनता हो, और किसके कारण? एंटीजन के प्रेजेंस में। और जब एंटीजेंस नेचुरली हमारे शरीर में इंटर करता हो और तब एंटीबॉडी बन रहा हो, इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल्स में देखो, आए दिन तुम छोटे बच्चे में पोलियो का वैक्सीन देते देखे होगे। तो पोलियो वैक्सीन में क्या रहता है? पोलियो वायरस ही रहते हैं, लेकिन एटीन्यूटेड फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में। तो वह जो वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियली दिया गया, यानी एंटीजन को आर्टिफिशियली बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके कारण हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाया। यानी आप ये जानिए, पैथोजन चाहे एलाइव हो, चाहे डेड हो, या उसका पार्ट हो, कुछ भी एंटीबॉडी, कोई भी रूप में एंटीबॉडी जाएगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम ये नहीं देखेगा कि वो मरा हुआ है कि वो जीवित है। खाली मेमोरी सेल पहचान जाएगा कि यह वही पैथोजेंस है, तुरंत हमारा बॉडी क्या हुआ? एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ बोलिए? इसमें पैथोजेंस इज गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी आर्टिफिशियली। इसमें एंटीजेंस को आर्टिफिशियली बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यही टीका जो बनता है, टीका जो वैक्सीन कहते हो, वो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी, सॉरी, वह आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें पैथोजेंस को बॉडी में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया गया। इनके क्या हुआ? In it, antigens are get entered
into body artificially जिसके कारण क्या हुआ, एंटीबॉडी बना। यानी इसी को क्या कहते हो तुम, वैक्सीनेशन। जब बाहर से एंटीजन को इन करा गया और बॉडी में एंटीबॉडी बना, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन। राइट। इस तरह से शायद टाइम हो गया। अब हम जस्ट इसके बाद पैसिव इम्यूनिटी आपको पढ़ाएंगे। राइट। जरा इसको जरा मिटा देना थे हाथ।